मेरी वीडियो व्याख्यान श्रृंखला भौतिकी के मूल तत्व का छठा व्याख्यान आज प्रस्तुत है। यह एक विमीय शुद्ध गतिकी के व्याख्यानों में पांचवा भाग होगा और इस व्याख्यान में हम गतिज राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने समझा है न्यूटोनियन गणित की न्यूटोनियन कण की अवधारणा को, एक विमीय आकाश को किस तरह से बिंदुओं के सेट के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां प्रत्येक बिंदु को एक x निर्देशांक आवंटित किया जाता है और जहां x वास्तविक संख्या है। हमने ये भी देखा है कि कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए किसी क्षण पर कण जहां स्थित होता है उस बिंदु की स्थिति सदिश से कण की अवस्था को बताते हैं, और अगर ti बिंदु पर क्षण पर कण xi बिंदु पर स्थित है, xi सदिश स्थिति सदिश जिसे xi स्थिति निर्देशांक और एकांक सदिश के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, स्थिति सदिश के रूप में कण की अवस्था का वर्णन किया जाता है। हम समय को एक विमीय लेते हैं और अगर किसी क्षण ti पर स्थिति सदिश xi और किसी क्षण tf पर स्थिति सदिश xf है, तो समय अंतराल ti से tf के मध्य जो विस्थापन सदिश है उसकी परिभाषा हमने पिछले व्याख्यान में दी थी। डेल्टा xfi विस्थापन सदिश का मान xf माइनस xi विदिन ब्रैकेट i यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। स्थिति का निरपेक्ष विवरण संभव नहीं है और किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही स्थिति का वर्णन किया जा सकता है। हमने यह भी देखा था कि x एज ए फंक्शन ऑफ t के रूप में हम कण की स्थितियों को व्यक्त कर सकते हैं, जहां x स्थिति जो है वो समय t का फलन है। x को आश्रित चर लिया गया है और समय को स्वतंत्र चर लिया गया है। x क्योंकि लंबाई की विमा रखता है तो इसे मीटर में नापा जाएगा, और t क्योंकि समय की विमा रखता है इसे सेकंड में मापा जाता है। एक विमीय गति में कण की पूरी जानकारी होना या पूरी समझ या ज्ञान होने का अर्थ यही है कि हमें t के सभी मानों पर x का मान पता हो, यानी हम xt को जानते हो। अगर हम मानते हैं कि t बराबर ti पर xi सदिश है और t बराबर tf पर जो xf सदिश है, तो परिभाषा से, जैसे पिछला व्याख्यान में हमने देखा कि विस्थापन सदिश की परिभाषा दी जा सकती है, और विस्थापन सदिश की परिभाषा अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश, यानी जिस क्षण ti पर था उसके मान को स्थिति सदिश को अंतिम बिंदु यानी tf क्षण पर जो स्थिति सदिश है उसमें से घटाना होगा, यानी अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश को हमने विस्थापन सदिश के रूप में परिभाषित किया है। अब इस परिभाषा से आगे हम बढ़ते हैं और आज एक नई भौतिकी राशि को और परिभाषित करते हैं जिसका नाम है औसत वेग। अगर समय अंतराल ti से tf के बीच विस्थापन सदिश का मान डेल्टा xfi है, तो ऐसे स्थिति में इस समय अंतराल से संबंधित औसत वेग परिभाषा से निम्नानुसार होगा कि डेल्टा vfi औसत वेग, एक वेग सदिश राशि है औसत वेग, डेल्टा vfi वेक्टर, इसका मान विस्थापन सदिश डिवाइडेड बाई tf माइनस ti होगा। और क्योंकि हमने बताया था पिछले व्याख्यान में भी कि एक सदिश राशि में हम एक अदिश का गुणनफल कर सकते हैं, यहाँ पर tf माइनस ti एक अदिश राशि है और उसका व्युत्क्रम भी एक अदिश राशि होगा 1/tf माइनस ti, और इस अदिश राशि 1/tf माइनस ti में सदिश राशि में इसका गुणा करने पर, गुणनफल करने पर, जिसे अदिश गुणनफल कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमें औसत वेग की परिभाषा प्राप्त होती है। औसत वेग एक सदिश राशि है और पूरी तरह से व्यक्त करें तो विस्थापन सदिश का जो मान है यहाँ रख देने के बाद हम देखते हैं कि औसत वेग समय ti से tf के बीच xf माइनस xi विदिन ब्रैकेट i यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई tf माइनस ti के बराबर होगा। और यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा जो है वो x अक्ष के अनुदिश xf माइनस xi के धनात्मक होने पर धनात्मक दिशा और ऋणात्मक होने पर ऋणात्मक दिशा की तरफ होगी। और इसकी विमा, क्योंकि इसमें दो राशियां काम में आ रही हैं, एक तो स्थिति और एक समय, तो इसकी विमा जो है क्योंकि समय नीचे है तो lt-1 होगा, यानी समय
क्योंकि डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो इसलिए इसकी समय की विमा जो है वो -1 पावर में है, और इसलिए इसकी विमा L(t)⁻⁻1 से व्यक्त की जाएगी। और इसके कारण इसका व्युत्पन्न SI मात्रक इन दोनों के जो बेस मात्रक हैं, आधार मूल मात्रक हैं, उनके आधार पर मीटर प्रति सेकंड, या हम जिसको लिख सकते हैं ms⁻⁻1, तो मीटर पर सेकंड इसकी इकाई होगी। यहाँ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि भौतिकी राशियां, जैसे जो सदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, उन राशियों की विमाएं भी होती हैं। और ये बात आप ध्यान में रखें कि भौतिकी में जोड़ या घटाने का जो ऑपरेशन है, संकारक है, वो तभी काम में लिया जा सकता है जब दो राशियों की विमा और समान हो, और विमा समान हो, उनकी इकाई समान हो, और उनका जो टेंसर कैरेक्टर है, यानी वो सदिश है तो दोनों सदिश हो, वो अदिश है तो दोनों अदिश हो। एक सदिश में अदिश के जोड़ का कोई अभिप्राय नहीं है। इसी तरह से हम समय और जो स्थिति है इसको जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं आपस में। इस प्रकार के संकारक, इस प्रकार के ऑपरेशन भौतिकी के अंदर वर्जित रहेंगे। दो भौतिक राशियों का जोड़ या बाकी तभी परिभाषित होगी जबकि उनकी विमा समान हो और वे दोनों या तो सदिश हो या दोनों अदिश हो, यानी एक ही टेंसर प्रकृति के वो राशियां हो। फिर हमने देखा है, क्योंकि विस्थापन सदिश की परिभाषा के बाद हमने ये जो परिभाषा दी है, इसमें एक वेक्टर में एक अदिश से जो गुणनफल, जिसको कहते हैं अदिश गुणनफल वेक्टर में, उसके आधार पर हमने परिभाषित किया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन एक किस तरह से अदिश गुणन एक सदिश राशि में हो सकता है कि एक अदिश राशि का आप गुणन कर सकें, ये सदिश की गणित में परिभाषित है। इसीलिए हम इस पद्धति से औसत वेग को परिभाषित कर सकें। औसत वेग की परिभाषा मिल जाने के बाद उसके बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं और उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। औसत वेग क्योंकि समय अंतराल पर निर्भर करता है, तो समय अंतराल का फलन होगा। अगर मैं TF माइनस TI को बदलता हूं तो XF माइनस XI में भी बदलाव हो सकता है और इस अनुपात में भी बदलाव हो सकता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि, या हम कह सकते हैं कि समय अंतराल के ऊपर ये निर्भर करेगा। यानी अगर हम TI को निश्चित रखें लेकिन TF को बदलते जाएं, तब भी इसका मान औसत वेग का बदल सकता है। और ये मात्रा जिस भी आपने अंतराल है उसके संदर्भ में ही अर्थ रखती है। ये औसत वेग की जो परिभाषा हमने दी है उसकी एक सीमा है, और इसी सीमा के कारण कि ये एक अंतराल से संबंधित है। संभावित अंतराल जो है वो अनंत हो सकते हैं, क्योंकि TI में -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी ले सकता हूं, और इसी तरह से TF भी -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी लिया जा सकता है। तो संभावित समय अंतराल जो बनते हैं वो अनंत हैं। इसलिए राशि उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर आपको औसत वेग बताना है तो आपको इन हर अंतराल के लिए औसत वेग को बताना होगा, क्योंकि औसत वेग का मान अंतराल पर निर्भर करता है। लेकिन एक विशिष्ट उदाहरण में ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक समान वेग से गति। और परिभाषा से ही हम कह सकते हैं एक समान वेग से गति वो होती है जिसमें औसत वेग अंतराल के चयन पर निर्भर नहीं करता है। यानी पूरे यूनिफॉर्म मोशन में या एक समान वेग से गति में औसत वेग हर अंतराल में समान रहता है, नियत रहता है। अर्थात आप TI या TF का मान बदलें तो भी औसत वेग का मान वही प्राप्त होता है। तो बाद में हम ये भी स्थापित कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो कि किसी एक ऐसे निर्देश तंत्र का चयन हम कर सकते हैं जो उसी औसत वेग के बराबर वेग से पुराने निर्देश तंत्र की तुलना में गतिमान हो, तो उस नए निर्देश तंत्र में जो कि कण के औसत वेग के बराबर वेग से ही गतिमान है, उसमें एक समान वेग से होने वाली गति जो है वो नए निर्देश तंत्र में स्थिरावस्था में रूपांतरित हो जाएगी। और स्थिरावस्था के बारे में जिक्र करते समय मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि स्थिरावस्था में एक कण एक ही बिंदु पर स्थिर रहता है, उसमें कोई घटना या कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसी स्थिति का विशेष प्रायोगिक महत्व या हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। तो एक समान वेग से गति वह गति है जिसमें कि औसत वेग अंतराल के चयन पर निर्भर नहीं करता है और वो पूरे गति के दौरान नियत रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये माना कि अब जो हम इस स्लाइड पर चर्चा कर रहे हैं वो एक समान वेग से गति की है, कि एक समान वेग से गति की में औसत वेग नियतांक है, जिसको यहाँ बताने के लिए मैंने नियत और औसत
इसके सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर काम में लिए हैं। तो ये बड़ा आसानी से गणितीय सूत्र हमें इस परिभाषा से ही मिल जाता है कि अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश प्रारंभिक स्थिति के स्थिति सदिश से प्लस इस राशि के जिसमें औसत वेग और समय अंतराल, तो औसत वेग और समय अंतराल के गुणा में अगर हम प्रारंभिक स्थिति के स्थिति सदिश को जोड़ देते हैं तो हमें अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश मिल जाता है। अब हम ज्यादातर ये भी करते हैं कि ti जो है इसको क्षण t बराबर 0 पर चुन लेते हैं। जब ti को क्षण t बराबर 0 पर चुन लेते हैं तो समय अंतराल में केवल एक ही राशि आएगी जो अंतिम जो समय है, जिसको मैं tf के बजाय t कह रहा हूं। तो ti की जगह 0, tf की जगह t लेने पर यह सूत्र इस ढंग से बदल सकता है कि अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश जो है वो इस नियत औसत वेग के मान के और समय के गुणनफल में प्रारंभिक स्थिति सदिश, और प्रारंभिक स्थिति सदिश किसी बिंदु पर कण का स्थिति सदिश है तो ये भी नियत है, तो ये राशि नियत है। xfi जो राशि जो है वो हम देखते हैं कि इस तरह से समय के ऊपर आधारित है कि xfii बराबर नियत औसत वेग गुणा समय प्लस एक नियतांक कह सकते हैं जो प्रारंभिक स्थिति सदिश है। और गणित में जब आपने अध्ययन किया होगा तो समझ रहा होगा कि इस प्रकार का जब परिवर्तन होता है उसको अगर हम ग्राफ में निरूपित करेंगे या बताएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अर्थात एक समान वेग से गति करने को, एक समान वेग से गति को अगर हम 2D कार्टेशियन समतल, तो इस पर पिछले व्याख्यान में विचार किया था, उस पर प्रदर्शित करेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया कि ये एक समान गति का वर्णन कर रही है। और अगर हम ये मानते हैं यहाँ पर कि क्षण t1 पर जो स्थिति है वो xn है, tm पर xm है, t2 पर x2 है, तो हम ऐसी स्थिति में औसत वेग का मान परिभाषित कर सकते हैं x2 - x1 अपॉन t2 - t1। अगर आपने सरल गति का बारे में, सरल रेखा के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त की है तो आप ये भी जानते होंगे कि इस प्रकार की जो रेखा है इसके लिए एक शब्द ढलान या स्लोप काम में ले जाता है, और ढलान भी इसी तरह से निकाला जाता है, स्लोप भी की गणना भी इसी तरह से की जाती है। तो ये जो राशि है औसत वेग वो इस सीधी रेखा के ढलान के बराबर होगी, और किसी भी रेखा का ढलान जितना वो यहाँ पर टाइम अक्ष से कोण बना रही है थीटा, तो इसके टेंजेंट थीटा के बराबर, जो कि एक त्रिकोणमिति का ऑपरेशन है और त्रिकोणमिति का ज्ञान भी भौतिकी के ज्ञान के लिए आवश्यक है अर्जन के लिए, तो इसलिए आप त्रिकोणमिति को भी समझ लें। तो ये tan थीटा के बराबर होगा, जहां थीटा ये कोण है जो कि ये रेखा x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रही है, उस कोण को थीटा कहा है। तो हम अगर हमारे पास ये ग्राफिकल चित्र है, ये ग्राफ हमें प्राप्त है, तो हम इससे tan थीटा की गणना करके और tan थीटा से औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास ग्राफ है तो हम दो बिंदुओं से जो भी कोई बिंदु A और B लिए हैं उनसे x और टाइम अक्ष और पोजीशन अक्ष दोनों पर लंब गिरा करके और हम x1 x2 और t1 t2 का मान इस तरह से इस सूत्र में काम में लेकर के भी औसत वेग की गणना कर सकते हैं। और ये औसत वेग क्योंकि इस एक समान वेग से गति में नियत है, इसलिए चाहे आप बिंदु A और B कहीं पर भी लें इसका मान समान आएगा। अब हम एक सामान्य सरल सीधी सरल रेखा की जो गणित है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप सरल रेखा के समीकरण और सरल रेखा से परिचित हैं, और इसके लिए आपको जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें सरल रेखा का वर्णन जो है वो निर्देशांकों के बीच में समीकरण के रूप में किया जाता है, और सरल रेखा की एक समीकरण जो कहलाती है उसको यहाँ पर हमने लिखा है स्टैंडर्ड रूप में y बराबर mx प्लस c, जहां पर m को स्लोप या ढलान कहा जाता है और c को अंतखंड या जहां इंटरसेप्ट कहा जाता है, और x और y निर्देशांक है। यानी कोई भी सरल रेखा जो है उसके हर बिंदु जिसके की कुछ निर्देशांक होंगे x और y, वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जो बिंदु सरल रेखा पर स्थित है उनके y का मान इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, जहां m ढलान और जैसे मैंने कहा c को अंतखंड या इंटरसेप्ट कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर जो मान दे रखे 6 उदाहरण मैंने लिए हैं, और ये जो मान है ढलान, पहले 3 उदाहरण A, B और C में ढलान का जो मान है ये प्लस है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये तीनों रेखाएं A, B, C आप देख रहे हैं कि x अक्ष से जो थीटा कोण बना रही है वो थीटा कोण समकोण से छोटा है, यानी पहले क्वाड्रेंट में जो ये कोण होता है समकोण से छोटा है,
और इस कोण के कारण टेंजेंट थीटा पॉजिटिव आएगा। लेकिन डी, ई और एफ ये जो कोण बना रहे हैं जो हरी रेखाओं से बताएं, ये 90 डिग्री से अधिक है, समकोण से अधिक है और पाई से कम है, और ये कोण जो है इसके कारण टेंजेंट थीटा लेने पर नेगेटिव आएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि ढलान इन तीन रेखाओं का पॉजिटिव है, इन तीन रेखाओं का ढलान नेगेटिव है। और इनमें बाकी जो अंतर है कि इन तीनों रेखाओं में आपस में जिनका ढलान पॉजिटिव है, कि ये जो रेखा ए है ये वाई अक्ष को नीचे काट रही है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट 0 का है, यानी जहां पर वाई एक्स को काटती है वहां पर निर्देशांक माइनस है, नेगेटिव है। और जो रेखा बी है वो मूल बिंदु से पारित हो रही है, इसलिए 0 लिखा है यहाँ पर अंतखंड। और बाकी जो रेखा सी है वो धनात्मक वाई निर्देशांक पर काट रही है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक साइन प्लस बनाया। इसी तरह से मैंने डी, ई और एफ में किया है। यहाँ पर डी जो है वो मूल बिंदु से पारित हो रही है तो 0 लिखा है, और जो ई है ये धनात्मक एक्स अक्ष पे काट रही है तो पॉजिटिव लिखा है, और एफ जो है वो ऋणात्मक वाई अक्ष पे काट रही है तो नेगेटिव लिखा है। डी, ई जो है वो धनात्मक वाई अक्ष पे काटती है, ये धनात्मक ऋणात्मक वाई अक्ष पे काटती है। तो वाई अक्ष पर कहां पर अंतखंड है उसके आधार पर ये सी के मान की साइन मैंने यहाँ पर बताया। मान तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, एम का मान भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, सी का मान भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। एक सरल रेखा के बारे में इतनी जानकारी होना हमें आवश्यक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक समान वेग से गति में जो भी पथ होगा, जो एक्स टी वक्र जो समतल में हम जब निरूपित करेंगे तो वो एक सरल रेखा होगा। ये 6 प्रकार की तो मुख्य सरल रेखाएं बनती हैं। 2 तरह की और सरल रेखाएं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है। एक वो रेखा जो कि टाइम अक्ष के समानांतर हो, इसमें स्थिति नियत रहती है और x बराबर कांस्टेंट जो स्थिर अवस्था को व्यक्त करेगा। और एक वो समरेखा जिसमें कि y अक्ष के समानांतर हो, इस y अक्ष के समानांतर में टाइम नियत रहता है, और टाइम नियत रहता है वो वाली रेखा। कण की स्थिति कहीं भी हो सकती है, लेकिन टाइम का जो मान है वो एक ही बिंदु पर नियत है, तो कण एक ही बिंदु पर स्थित होगा तो ये गति में नहीं आएगी। लेकिन जो स्थिरावस्था की अवस्था है वो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जिस भी एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर वो है वो टाइम अक्ष के समानांतर एक रेखा प्राप्त होगी। समानांतर अर्थात जो एक तरह से टाइम अक्ष से शून्य कोण बना रही है, और टेंजेंट 0 0 होता है तो इसका कोई स्लॉप नहीं है। तो जो y अक्ष के समानांतर यानी यहाँ पर पोजीशन अक्ष के समानांतर जो रेखाएं होती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और टेंजेंट 90 डिग्री अनंत के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो रेखा कोई दर्शाई नहीं है चित्र में, लेकिन ये 6 प्रकार की रेखाएं जो कि x और y अक्ष के समानांतर रेखाओं को छोड़ दें तो ये 6 प्रकार की विभिन्न रेखाएं बनती हैं। इन 6 को जब हम हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ में, आकाश समय ग्राफ में, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन ग्राफ में व्यक्त करेंगे तो वही बात मैंने यहाँ पर फिर से दोहरा दी है कि जो गति है a उसमें ढलान पॉजिटिव है, ए बी सी तीनों में, डी ई एफ तीनों में ढलान नेगेटिव है, और ए क्योंकि पोजीशन यानी स्थिति अक्ष यानी एक्स अक्ष को नीचे की तरफ काट रही है, बी जो है मूल बिंदु से पारित हो रही है, और सी एक्स अक्ष को यानी पोजीशन अक्ष को पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है। और इसी तरह से डी ई एफ के बारे में हमने कहा है कि डी मूल बिंदु से पारित हो रही है, ई एक्स अक्ष यानी पोजीशन अक्ष को ऊपर काट रही है, और एफ जो है वो इसको नीचे काट रही है। और औसत वेग का मान इन एक्स टी वक्र के ढलान को चाहे हम थीटा नाप करके या चाहे जो मैंने विधि बताई कि 2 बिंदुओं का चयन एक रेखा पर कर लिया जाए और उससे अभिलंब जो है टाइम अक्ष और पोजीशन अक्ष पर गिराए जाए, उनसे जो निर्देशांक प्राप्त होंगे उसमें पूर्व में बताए गए सूत्र के आधार पर जो यहाँ पर वर्णित है हम औसत वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसको टेंजेंट थीटा के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। एक समान वेग से गति के बारे में हमने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि एक समान वेग से गति का अर्थ है कि औसत वेग समय अंतराल पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए अगर किसी एक समय अंतराल के लिए भी नाप लिया तो वही औसत वेग हर समय अंतराल पर उपलब्ध यानी नियत है, तो इसलिए वही मान वैध रहेगा। एक समान वेग से गति चूंकि औसत वेग पूरी अवधि के दौरान नियत रहता है, इसे कण की स्थिति में परिवर्तन को समझाने के लिए एक अच्छी राशि के रूप में एक समान वेग से गति के उदाहरण के संदर्भ में लिया जा सकता है। और किसी भी कण की स्थिति जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी अगर उसका औसत वेग ज्ञात है और उसके किसी एक अन्य क्षण पर स्थिति ज्ञात है, तो हम जो
सूत्र है परिभाषा का, उसको प्रयोग में लेकर के किसी अन्य क्षण पर उस कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें लगता है कि औसत वेग की जानकारी होना, किसी एक कण की स्थिति पर जानकारी होना, एक समान वेग से गति के उदाहरणों में पूरी जानकारी होने के बराबर है। क्योंकि अगर आप किसी एक क्षण पर स्थिति सदिश को जानते हैं और औसत वेग को जानते हैं तो परिभाषा के आधार पर गणना करके हर क्षण पर स्थिति को पता लगाया जा सकता है और xt को पता लगाना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन दुर्भाग्य से कहें कि सभी गतियां जो हैं एक समान वेग से गतियां नहीं होती हैं और जो सामान्य गति है उसमें असमान वेग से गति होती है, यानी गति का मान गति के घटनाक्रम के दौरान बदलता रहता है या बदल सकता है बार बार। और यहाँ पर इसलिए कोई भी अगर हम पोजीशन टाइम अक्स खींचेंगे तो एक सामान्य गति एक असमान वेग से गति का जो भी ग्राफ खींचेंगे वो एक वक्र प्राप्त होगा। ये वक्र स्मूथ होना चाहिए, यानी जब आप खींचे तो पेंसिल बिना उठाए ये वक्र खींचा जाना चाहिए। गणितीय शर्त इसके ऊपर रहेगी जो हम आगे जिसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक ग्राफ प्राप्त होता है जैसा यहाँ एक उदाहरण में दिया गया। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि फिर वही पुरानी पद्धति से इस बिंदु के दो निर्देशांक है t1 x1, इस बिंदु के निर्देशांक है t2 x2 और ये हम ज्ञात कर सकते हैं और इसके आधार पर हम औसत वेग की गणना कर सकते हैं। लेकिन औसत वेग का जो मान है वो ये अंतराल t2 माइनस t1 को अगर एक भी राशि को इसमें से बदला जाएगा, t2 को या t1 को या अंतराल को बदला जाएगा तो ये मान बदलते रहेंगे। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कई संभावित अनंत अंतराल हैं, t1 का मान कुछ भी ले सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, t2 का मान कुछ भी ले सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। तो इसलिए t2 माइनस t1 का जो जोड़ा बना है, जो समय अंतराल कह रहे हैं, उसकी अनंत संभावनाएं हैं और इन अनंत संभावनाओं में औसत वेग हमारे लिए एक व्यवहारिक तौर पर उपयोगी राशि नहीं है, क्योंकि हर संभावना के साथ, हर t2 माइनस t1 के साथ एक अलग जो है औसत वेग का मान होगा। तो यहाँ पर हमने यह एहसास किया कि औसत वेग किसी भी कण की एक विमीय गति को समझाने के लिए, सामान्य एक विमीय गति जबकि असमान वेग से गति भी हो रही हो, तो उसको समझाने के लिए एक अच्छी राशि या एक सटीक राशि नहीं है जिसके प्रयोग के आधार पर हमें गणना करने में या गति को समझने में सरलता होती हो। तो न्यूटन ने भी इसी बात को माना और जाना और उसके बाद उन्हें लगा कि जो उस समय उनको ज्ञात जो गणितीय पद्धतियां थी, उन पद्धतियों के आधार पर औसत वेग और इन धारणाओं का इस्तेमाल करते हुए गति की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने एक नई गणित का आविष्कार किया। सौभाग्य से या कहें कि अन्य महान गणितज्ञ लाइब्निज ने भी इसी गणित का आविष्कार इंडिपेंडेंटली न्यूटन से अलग उसी समय में किया था। तो किसने पहले किया ये एक बहस का विषय है, पर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि लैम्ब्रिज और न्यूटन दोनों ने स्वतंत्र रूप से गणित की एक नई शाखा विकसित की और भौतिक में गणित की शाखा को विकसित करने का कारण यहाँ पर किसी भी कण की गति को समझना भी था। न्यूटन ने जिस गणित को विकसित किया उसको उसने नाम फ्लक्सियन कैलकुलस दिया और जो गणित लैम्ब्रिज ने विकसित किए उसे हम इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस शब्द हमने जोड़ा है, कैलकुलस शब्द का अर्थ है एक नया तरीका गणना करने का, तो इन्हें कैलकुलस कहा जाता है, इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस या फ्लक्सियन कैलकुलस। अब जो आज आप जानते हैं कि इसे शब्दावली में जिसको हम काम में लेते हैं अवकलन गणित और समाकलन गणित कहा जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस कहा जाता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की खोज आवश्यक हो गई कि गणित का सृजन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि बिना इस नवीन गणित के सृजन किए हम अब आगे एक गति को समझने में एक विमीय जैसे सीमित आकाश में भी एक असमान वेग से जो गति होती है उसको समझने में सक्षम नहीं थे। तो इसके लिए इनका खोज और विचार किया गया। तो किस तरह से यह विचार आता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने कहा कि औसत वेग का मान समय अंतराल पर निर्भर करता है। हम औसत वेग का मान किसी समय अंतराल पर निकालें और फिर समय अंतराल को छोटा करते जाए, समय अंतराल को और छोटा करते जाए तो हमें औसत वेग के मानों के बारे में अध्ययन करें कि किस तरह से औसत वेग के मान परिवर्तित हो रहे हैं।
लेकिन आपको यह अवश्य ध्यान रखना है कि आप समय अंतराल को शून्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणित के अंदर शून्य से विभाजन, जो डिवीजन बाय जीरो, वो एक परमिसिबल ऑपरेशन नहीं है, वो निषेधित है, वो अनुमेय नहीं है। इसलिए शून्य से किसी को भी भाग नहीं दे सकते हैं, विभाजन नहीं कर सकते हैं, पर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। इसलिए हमें ये पता है कि औसत वेग का हम अध्ययन अगर समय अंतराल घटा करके कर रहे हैं तो शून्य तो नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य करते समय जो शून्य से विभाजन करना होगा और वो परमिसिबल नहीं है। तो एक नवीन अवधारणा का विकास हुआ जिसे कहते हैं इन्फिनिट्समल, अत्यणु या इन्फिनिट्समल। मैं ज्यादातर इन्फिनिट्समल शब्द का ही प्रयोग करूंगा। हमें इन्फिनिट्समल की अवधारणा को विकसित करने की आवश्यकता हुई। इन्फिनिट्समल क्या है कि वो शून्य नहीं है, वो शून्य तो नहीं है, लेकिन वो हर वास्तविक संख्या जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं उसके परिमाण से उसका परिमाण छोटा है। इन्फिनिट्समल का परिमाण हर वास्तविक संख्या के परिमाण से जीरो के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याओं की कल्पना आप कर सकते हैं उनसे छोटा मान रहे हैं और उसको शून्य भी नहीं मान रहे। तो इसलिए ये एक नई प्रकार की गणितीय गणना करने की व्यवस्था स्थापित हुई और उसमें इस इन्फिनिट्समल के विचार को या अवधारणा को प्रयोग करके नए प्रकार के गणितीय प्रक्रियाओं के बारे में हमने जाना, जिसमें से एक कहलाता है लिमिटिंग वैल्यू। किसी भी फंक्शन की किसी भी राशि के लिमिटिंग वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि औसत वेग को समय अंतराल घटाते जाए, पर जब समय अंतराल जीरो की तरफ प्रवृत्त होता हो, जीरो होता नहीं है लेकिन जीरो की तरफ प्रवृत्त होता हो, यानी जब समय अंतराल पहले इन्फिनिट्समल हो जाए और फिर उसका मान ऐसा हो कि किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मान की तुलना में इन्फिनिट्समल को तो नकारा जा सकता है। तो ये लेने की प्रक्रिया, एक पूरी गणितीय विधियां विकसित हुई और ये आप गणित के अंदर सीखते हैं और आपको आना भी चाहिए कि किसी भी राशि या फंक्शन या अनुक्रम सीक्वेंस का हम लिमिटिंग मान कैसे निकालते हैं और लिमिटिंग वैल्यू को निकालने के लिए जो इंडेक्स जो हम काम में ले रहे हैं कि वो इंडेक्स किसी एक मान की तरफ प्रवृत्त होती है, तो उस मान की तरफ प्रवृत्त होने की स्थिति में उसके हम सीमांत मान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसकी पूरी एक गणित है। और इसका अध्ययन अवकलन गणित या जहां पर भी हम रियल एनालिसिस जो वास्तविक संख्याओं की है उसका वर्णन करते हैं, तो वहां पर इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है और आपको ये गणितीय किताबों से इसका अध्ययन करना होगा। यद्यपि बाद में हम अवकलन के सीधे सूत्रों का प्रयोग करेंगे और भौतिकीय वैज्ञानिक जो हैं ज्यादातर जो सूत्र गणितीय लोगों ने गणितज्ञों ने विकसित कर रखे उनका सीधा प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए बार बार सीमा गणित का इस्तेमाल करना हमें नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी गणितीय सूत्र अवकलन गणित और समाकलन गणित के हैं उनको सीधे हमारे अध्ययन में काम में लेंगे। पर लिमिटिंग वैल्यू लिमिट्स निकालना ये आना आवश्यक है, ये एक विधि है, ये एक तरीका है या उपकरण है जिसको हम कहें कि जब समय अंतराल शून्य की ओर परिवर्तित हो रहा है लेकिन शून्य के बराबर नहीं है। पहले भी मैंने कहा है कि ये जो वक्र है ये स्मूथ होना चाहिए और इसलिए ये स्मूथ होने की जो शर्त है, अगर इसको जिगजैग बना दें, इसको दो रेखाओं को जोड़ करके बना दें, तो ये क्या होगा कि जो फलन f ऑफ t जिसकी हम यहाँ पर x ऑफ t जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो न केवल सतत होना चाहिए, वो अवकलनीय भी होना चाहिए और इस प्रकार की शर्तें गणित में हमें मिलती हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर मैं पहले से ये बता रहा हूँ कि ये अगर वक्र जो है किसी भी असमान वेग से गति जो किसी भी कण की आप प्रेक्षित करते हैं तो हमने ये माना है कि वो एक स्मूथ वक्र से निरूपित होगी। वो हमें अगर हम पोजीशन और टाइम अक्ष लेकर के अगर उस वक्र को खींचेंगे तो एक स्मूथ वक्र प्राप्त होगा। यहाँ पर अवकलन गणित की धारणा आ जाने के बाद, अवकलन गणित का सृजन हो जाने के बाद हमारे पास परिभाषाओं को आगे बढ़ाने का एक क्षेत्र खुल जाता है और हम परिभाषित करते हैं नई राशि और इस नई राशि में भी नाम शब्द में वेग है लेकिन इसे हम तात्क्षणिक वेग कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक नई गतिज राशि की परिभाषा कर रहे हैं और इस गतिज राशि का नाम है तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक वेग परिभाषा जो है वो कैलकुलस पर आधारित है। पुनः यहाँ पर उल्लेख के लिए मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में सम्मिलित कर लिया है कि कैलकुलस का आविष्कार न्यूटन और लैग्रेंज ने अलग अलग अपने स्तर पर किया, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण शाखा है गणित की और भौतिक विदों को, भौतिक के शास्त्र के विद्यार्थियों को कलन का यानी कैलकुलस का आना जरूरी है
वैसे कैलकुलस कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम रियल डिफरेंशियल कैलकुलस और रियल इंटीग्रल कैलकुलस यानी जो वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो हम बीजगणित का विकास करते हैं, जहां पर की संख्याओं की जगह पर संकेत को भी काम में ले सकते हैं, तो उस पर आधारित जो अवकलन गणित है उनकी हम चर्चा करेंगे। जो जटिल संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी भी अपनी कैलकुलस होती है और कई अन्य प्रकार की कैलकुलस वेज भी होती हैं गणित में, और वो भौतिकी में उपयोगी भी होती हैं। जहां पर उनका उपयोग आएगा वहां पर हम उनके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये जो ग्राफ है ये स्मूथ होना चाहिए, जिसको कि गणितीय शब्द के तौर पर कहें तो जो राशियां जो अवकलन गणित में परिभाषित की गई हैं, जिसको हम डेरिवेटिव या अवकलन गुणांक कहते हैं, तो डेरिवेटिव और अवकलन गुणांक के अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि ये एक एनालिटिक फंक्शन हो, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, यानी अवकलनीय फलन हो, और अवकलनीय फलन जो है वो स्मूथ कर्व जो है वो एक अवकलनीय फलन को निरूपित करता है। अब मैं तात्क्षणिक वेग को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि t क्षण पर इसका मान इस सूत्र से दिया जाएगा कि तात्क्षणिक वेग क्षण t1 पर लिमिट t2 माइनस t1 यानी समय अंतराल 0 और आगे जो लिखा है वो औसत वेग लिखा है। तो अगर औसत वेग का मान समय अंतराल को 0 की तरफ प्रवृत्त करके लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर गणित किया जाए, तो जो मान प्राप्त होता है उसको हम औसत वेग की से जो प्राप्त होता है उसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसी परिभाषा को यहाँ पर पुनः लिखा गया है, यहाँ पर डेल्टा v21 के मान को लिख दिया गया है, साथ ही आगे हमने लिख दिया है dx by dt at t equal to t1। ये dx by dt जो हमने लिखा है यह एक संकेत है, ध्यान में रखें, ये d गुणा x या d गुणा t या इनका अनुपात ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको एक चिन्ह के तौर पर मांगे, एक संकेत के तौर पर माने, इसमें से कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। न तो d को काटा जा सकता है, न किसी इसमें से किसी राशि को किसी अन्य ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ये dx by dt को इसीलिए मैंने तुल्यता के चिन्ह के साथ लिया है, 3 साइन लाइंस हैं, यानी इक्विवेलेंट यानी तुल्य है, यानी ये परिभाषा से परिभाषित है कि इसी बात को हम इसको तरह से लिखेंगे आगे की तरफ में, और ये कहलाएगा x का t के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम कहेंगे कि इस x की समय की यानी x यानी स्थिति की समय के साथ बदलने की दर, तो हम इसे कहेंगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अर्थात x का डेरिवेटिव समय के सापेक्ष या x का अवकलन गुणांक प्रथम अवकलन गुणांक, क्योंकि एक बार अवकलन किया है तो x का प्रथम अवकलन गुणांक x तब समय के सापेक्ष, इस तरह की शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा है कि तात्क्षणिक वेग को हमने परिभाषित किया है स्थिति सदिश के प्रथम अवकलन गुणांक जो कि समय के सापेक्ष लिया गया हो उसके तुल्य, उसके बराबर। तो ये तात्क्षणिक वेग अब किसी एक क्षण से संबंधित है, इसका संबंध किसी अंतराल पर नहीं है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हर क्षण पर एक तात्क्षणिक वेग होगा, लेकिन एक सामान्य असमान वेग से जो गति होती है उसमें अलग अलग क्षणों पर तात्क्षणिक वेग का मान अलग अलग प्राप्त होगा। और जब आपको बाद में गणित के सूत्र मालूम हो जाएंगे अवकलन गणित के, तो x एज अ फलन ऑफ t, जब आपको x समय के फलन के रूप में ज्ञात है तो गणितीय प्रक्रियाओं से आप v को समय के फलन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं dx by dt से, और उसमें जब किसी भी क्षण का मान रख देंगे तो उस क्षण का जो वेग है तात्क्षणिक वेग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक नई परिभाषा आई, बट ये नई परिभाषा बिना अवकलन गणित के कोई अर्थ नहीं रखती है, और अवकलन गणित में कई प्रकार के धारणाएं हैं जिनको आपको समझना होगा। लिमिट, इन्फिनिटेसिमल, कंटिन्यूटी यानी सततता किसको कहता है, डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन की धारणाएं, और अवकलन के व्युत्क्रम संकारक यानी इनवर्स ऑपरेशन को इंटीग्रेशन कहा जाता है, उस पर आधारित जो गणित है उसको इंटीग्रल कैलकुलस कहा जाता है या समाकलन गणित कहा जाता है। वो भी हमारे पाठ्यक्रम में आगे समझने के लिए अत्यावश्यक होगी। तो मेरा अनुरोध है कि आप अवकलन गणित और समाकलन गणित का अध्ययन अपने स्तर पर कर लें। मैं जहां जहां पर जो सूत्र काम में लिया जाएगा उसकी संक्षिप्त जानकारी या रेफरेंस ही दे पाऊंगा। तो ये परिभाषा हमें मिल गई, और इस परिभाषा से जब हम एक समान वेग की विवेचना करते हैं, जो पहले हमने एक विशिष्ट उदाहरण लिया था एक समान वेग पर, क्योंकि एक समान वेग में डेल्टा v21 नियत है, और डेल्टा v21 नियत है
तो T2 माइनस T1 पर निर्भर नहीं करता है, तो लिमिट भी लेंगे तो भी जीरो के चेंज होने पर भी वही का वही मान रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक समान वेग से गति में तात्क्षणिक वेग हर क्षण औसत वेग के बराबर होता है, और इसीलिए औसत वेग का महत्व एक समान वेग में रहता है, क्योंकि एक समान वेग से गति जो नाम हमने दिया है वो उसी तरह से है कि तात्क्षणिक वेग जो है वो नियत रहता है और वो हर क्षण पर समान होता है, और इसलिए आप औसत वेग भी निकालें तो वो नियत ही आएगा और वो भी हर समय अंतराल के लिए समान होगा। तो तात्क्षणिक वेग ये शब्द बार बार हम काम में लेंगे तो बड़ा शब्द, दो शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, तात्क्षणिक और वेग। और तात्क्षणिक को लिखने के बजाय और बोलने के बजाय जब भी आगे हम वेग या वेग सदिश कहेंगे तो उसका तात्पर्य अब तात्क्षणिक वेग से ही होगा। यद्यपि हमने वेग के साथ दो विशेषणों का प्रयोग किया है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग दोनों ही सदिश राशियां हैं, लेकिन जो बहुधा उपयोगी जो राशि है वो तात्क्षणिक वेग है। इसीलिए अगर मैं विशेषण नहीं लिखता हूं, और जैसा कि हम करेंगे क्योंकि बार बार तात्क्षणिक शब्द के प्रयोग से बचने के लिए, तो वेग से अभिप्राय तात्क्षणिक वेग से होगा, लेकिन परिभाषा देते उस समय आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि तात्क्षणिक वेग औसत वेग का वह मान है जबकि समय अंतराल जीरो की तरफ प्रवृत्त होता है। उस मान को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बीच में रुकावट के लिए खेद है। अब हम आगे चलते हैं कि तात्क्षणिक वेग जो है वो डिफरेंशिएशन के आधार पर अवकलन करके डेरिवेटिव का व्युत्पन्न करके प्राप्त किया जाएगा, लेकिन एक समान गति में तात्क्षणिक वेग जो है वो नियत रहता है, और एक समान गति के अंदर तात्क्षणिक वेग जो है उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। गति के किसी भी उदाहरण के लिए हम देखें x t समय का फलन है, और जहां x और t समय का फलन हमें ज्ञात है, वहां अवकलन करके हम तात्क्षणिक वेग को समय के फलन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। और ये किसी भी समय पर अगर हमें जब ये v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम समय के फलन के रूप में मिल जाता है, तो किसी भी क्षण पर हम उसके मान का आकलन जो है वो मूल्यांकन करके कि जो सूत्र है v एज ए फंक्शन ऑफ t, जो वेग को तात्क्षणिक वेग को समय के फलन के रूप में व्यक्त करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में हम जो है समय का मान रख करके और वो राशि प्राप्त कर सकते हैं। तात्क्षणिक वेग का मान उस क्षण पर क्या होगा वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि तात्क्षणिक वेग औसत वेग दोनों की जो विमा है वो LT-1 है, और दोनों का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड मीटर m एस इनवर्स हम लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। तो तात्क्षणिक वेग और औसत वेग दोनों की विमा और दोनों के मात्रक तो समान है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि इस विचार विमर्श में आज कि कण की एक विमीय गति में क्षण t पर उसका स्थिति सदिश महत्वपूर्ण है, और ये हमें समय के फलन के रूप में ज्ञात हो तो हम उसके तात्क्षणिक सदिश वेग को समय के फलन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, और तात्क्षणिक सदिश वेग भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये दोनों समय के फलन है, स्थिति सदिश और तात्क्षणिक वेग। इसी तरह से हमने देखा है कि समय अंतराल ti से tf के लिए हमने दो राशियां परिभाषित की हैं। यहाँ पर ये सूत्र स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, विस्थापन सदिश और औसत वेग, और ये दोनों राशियां जो हैं ये समय अंतराल के लिए परिभाषित की गई हैं। तो यदि किसी क्षण t से ti से tf के बीच में हमने इस प्रकार की राशियां परिभाषित की, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। और भौतिकज्ञ और गणितज्ञ हमेशा यही करते हैं कि अगर एक कोई प्रक्रिया हमने सीख ली और अगर उस प्रक्रिया को दोहराना संभव है तो उसको और आगे इस्तेमाल किया जाता है और उसको दोबारा किया जा सकता है। तो जैसा हमने कहा कि तात्क्षणिक वेग जो है वो स्थिति सदिश के प्रथम अवकलन गुणांक के रूप में परिभाषित है, तो अब मेरे पास एक नया विकल्प आ गया कि मैं एक नई राशि परिभाषित करता हूं जिसको मैंने नाम दिया है तात्क्षणिक त्वरण। और तात्क्षणिक त्वरण है वो तात्क्षणिक वेग के प्रथम अवकलन गुणांक, और क्योंकि दो बार क्योंकि प्रथम अवकलन गुणांक है वेग
जो स्थिति का, तो यह कह सकते हैं कि स्थिति के द्वितीय अवकलन गुणांक के बराबर होगा। यानी अगर मुझे एक्स टी ज्ञात है, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर दार्शनिक वेग प्राप्त होता है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर त्वरण प्राप्त होगा। और उसी तरह से मैं, जैसे पहले मैंने औसत वेग परिभाषित किया था, औसत त्वरण को भी अंतिम बिंदु यानी टीएफ पर क्या वेग है वीएफ माइनस टीआई पर क्या वेग है वीआई, और समय अंतराल के अनुपात से मैं औसत त्वरण को भी अभिव्यक्त कर सकता हूं। तो मैंने 2 नई राशियां और जोड़ दी, औसत वेग और औसत वेग और दार्शनिक वेग के तर्ज पर ही औसत त्वरण और दार्शनिक त्वरण, और उन दोनों में भी यही संबंध होगा कि दार्शनिक त्वरण जो है वो औसत त्वरण का लिमिटिंग मान है, जबकि समय अंतराल 0 की तरफ प्रवृत्त होता है, जो मैंने नीचे सूत्र में अभिव्यक्त किया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इस प्रकार से हम नई राशियों को परिभाषित कर सकते हैं, और ये राशियां भी आगे हमें विवेचना करने में, जो हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे, बहुत सहायक होंगी। तो वेग और त्वरण 2 बहुत महत्वपूर्ण राशियां हैं, और जैसे मैंने कहा कि वेग से अभिप्राय दार्शनिक वेग से है, वैसे ही त्वरण से अभिप्राय दार्शनिक त्वरण से ही होगा। और जब भी मुझे बताना होगा कि औसत वेग या औसत त्वरण, तो मैं स्पष्ट तौर पर औसत त्वरण और औसत वेग का उल्लेख करूंगा, अन्यथा जो राशि बताई जा रही है वेग और त्वरण में से, वो दार्शनिक ही है। इसी श्रृंखला को हम आगे भी बढ़ाएंगे, बट एक यूनिफॉर्म मोशन में हमें ये बात समझ में आ गई है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि वेग नियत रहता है, एक औसत वेग भी नियत रहता है, इसलिए त्वरण का जो मान है वो 0 होगा। तो एक समान वेग से गति जो है वो कई स्वरूप से परिभाषित की जा सकती है। एक समान वेग से वो गति है जिसमें औसत वेग समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता। एक समान वेग से गति वह गति है जिसमें कि दार्शनिक वेग नियत रहता है, या एक समान वेग से गति वह गति है जिसमें कि त्वरण का मान 0 होता है पूर्ण गति के दौरान। बट त्वरण और वेग जो है ये भिन्न भिन्न राशियां हैं। त्वरण की जो विमा है, क्योंकि इसमें 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी विमा L-T-2 यानी T⁻⁻2 है, और इसका SI इकाई या मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या m.s⁻2 होगा। तो इस अंतर को भी आप ध्यान में रखें कि दार्शनिक वेग और दार्शनिक त्वरण दोनों की इकाइयां भिन्न है, दोनों को हम जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि उनकी विमाएं भी भिन्न है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण राशियां हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कई प्रकार की राशियों का, गतिज राशियों की परिभाषा हम दे सकते हैं। 4 और गतिज राशियां इसी श्रृंखला में मैंने परिभाषित की हैं, जो साहित्य में मिलती हैं। तो पहली राशि है जर्क और जॉल्ट। तो जर्क और जॉल्ट की जो परिभाषा है वो त्वरण के प्रथम अवकलन गुणांक या वेग के द्वितीय अवकलन गुणांक या स्थिति के तृतीय अवकलन गुणांक के रूप में। तो जैसा पहले बताया था कि स्थिति को एक बार अवकलन करने पर वेग मिलता है, वेग को फिर अवकलन करने पर त्वरण मिलता है, और त्वरण का भी अवकलन करें समय के सापेक्ष तो हमें जर्क मिलता है। और जर्क भी एक भौतिक राशि है, इसकी जो विमा है वो L-T-3 हो जाएगी क्योंकि स्थिति का 3 बार अवकलन हो चुका है। फिर इसी तरह से चौथा अवकलन करें तो हमें स्नैप मिलता है, यानी स्नैप की जो परिभाषा है वो जर्क का प्रथम अवकलन या त्वरण का द्वितीय अवकलन या वेग का तृतीय अवकलन या स्थिति का चतुर्थ अवकलन करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं स्नैप और जाउन्स। और इसी तरह से एक परिभाषा है फिफ्थ डेरिवेटिव की, जिसको हम कहते हैं क्रैकल और फ्लाउंस। तो जर्क और जॉल्ट तीसरा डेरिवेटिव, स्नैप और जाउन्स चौथा डेरिवेटिव, और पांचवा डेरिवेटिव को हमने नाम दिया है क्रैकल और फ्लाउंस, यानी क्रैकल और फ्लाउंस सीटी जो यहाँ पर लिखा है ये स्नैप के प्रथम अवकलन गुणांक, ये जर्क के द्वितीय अवकलन गुणांक, त्वरण के तृतीय अवकलन गुणांक, वेग के चतुर्थ अवकलन गुणांक, या कहें कि स्थिति के पंचम अवकलन गुणांक के बराबर होगा। और इसी प्रक्रिया को आगे छठी बार भी ले जाए तो जो राशि है उसका नामकरण किया गया पॉप और पाउंस। तो पॉप और पाउंस जो है वो जो है क्रैकल का भी समय के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। और आप ये ना मान करके चले कि ये मैं केवल दिखाने के लिए इन राशियों को परिभाषित कर रहा हूं, क्योंकि आगे भले ही आपको ये लग सकता है कि भौतिकी का जो बातचीत या व्याख्यान में उल्लेख आएगा आगे आने वाले व्याख्यानों में, उनमें इन शब्दों का प्रयोग कम होगा, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण शब्द हैं। और जब हम कोई वास्तविक अनुप्रयोग पर आते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन पर आते हैं, या इंजीनियरिंग डिजाइन के प्रश्न होते हैं, चाहे नासा को
किसी हबल टेलीस्कोप को स्थापित करना हो कक्षा में, चाहे रेलवे के ट्रैक को डिजाइन करना हो, चाहे रोड को डिजाइन करना हो, इस तरह की सभी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, या कोई भी मशीन या उपकरण बनाते हैं जिसका कि हम प्रयोग करेंगे, तो उन सब में वास्तविक अनुप्रयोगों में जर्क, स्नैप और उच्च डेरिवेटिव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस बात को मैं आपको सरलता से भी समझा सकता हूं कि क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। कि मान लीजिए कोई वस्तु स्थिरावस्था में है, और स्थिरावस्था में जब है तो उसका वेग, त्वरण, जर्क, स्नैप, क्रैकल, पॉप सभी शून्य है। स्थिरावस्था में क्योंकि स्थिति बदलती नहीं है, और इसलिए ये सारी भौतिक राशियां तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक जर्क, तात्क्षणिक स्नैप, तात्क्षणिक क्रैकल, तात्क्षणिक पॉप, और अगर और भी कोई उच्च डेरिवेटिव आप परिभाषित करेंगे तो वो स्थिरावस्था वाले केस में, क्योंकि स्थिति नियत रहती है और नियतांक का जो प्रथम अवकलन ही शून्य हो जाता है, तो बाद के सभी अवकलन शून्य होते हैं, तो वो शून्य रहेगी। तो अब हम क्या स्थिति है कि हमारे पास स्थिरावस्था से किसी को गतिमान करना है, जैसे आप कार को गति में लाते हैं, तो आप जानते हैं कि वेग अचानक तो चालू नहीं हो सकता, तो वेग का मान को बढ़ाने में कुछ समय लगेगा। तो शून्य से जो वेग का मान प्राप्त करते हैं, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है उस समय अंतराल में, तो उसका अर्थ है कि उसमें कुछ त्वरण भी शामिल होना चाहिए। अब त्वरण पहले शून्य था और अब त्वरण होना चाहिए, तो इसका मतलब उस शून्य त्वरण के मान से इस नियत तो जो भी त्वरण हम चाहते हैं उस त्वरण के मान तक आने के लिए एक झटका या जर्क या जॉल्ट होना चाहिए। हिंदी अनुवाद मैंने झटका किया है जर्क का, और लेकिन झटका भी अचानक से, जर्क भी अचानक से चालू नहीं होता, वो भी 0 से बढ़ेगा, तो उसमें कुछ स्नैप शामिल होना चाहिए। और इसी तरह से स्नैप को बनने में हमारे पास कुछ क्रैकल होना चाहिए, क्रैकल को आने में उस मान तक तो जो है पॉप शामिल होना चाहिए। तो जब हम एक स्थिरावस्था वाली कार को गति देते हैं तो इन सभी राशियों की भूमिका रहती है। और कई बार आपने इसलिए देखा होगा कि आप जर्क को, झटकों को, और ये जो हमने कहा स्नैप, इसको यानी जब आप थरथराट करते हुए कोई गाड़ी चलती है तो कांपती हुई, तो आप इन चीजों को महसूस भी करते हैं। तो ये व्युत्पन्न का गणित बहुत दिलचस्प है, और इसका व्याख्या में जब वास्तविक हम समस्याओं के बारे में विचार करेंगे तो उचित ध्यान देना आवश्यक है। और परिभाषित प्रत्येक राशि एक समय का फलन है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि कोई एक राशि 0 हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे की जिस राशि के रूप में परिभाषित किया वो 0 हो, या दोनों में से अलग तरह के संबंध हमें प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए, किसी भी बिंदु पर त्वरण शून्य नहीं हो, लेकिन किसी बिंदु पर वेग का मान शून्य हो सकता है, तात्क्षणिक वेग का मान शून्य हो सकता है। जब किसी पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जिस उच्चतम बिंदु पर वो पहुंचता है, तो पूरी गति के दौरान गुरुत्व त्वरण का मान प्रभावी रहता है, गुरुत्व त्वरण शून्य नहीं होता है, लेकिन जो उच्चस्थ स्थिति होती है उस उच्चस्थ स्थिति के अंदर उसका जो मान है, वेग का मान ऊर्ध्व दिशा में, वो शून्य हो जाता है, और इसीलिए वहां से फिर उसकी दिशा परिवर्तित होकर के और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो पहले वो ऊपर की तरफ उसका निर्देशांक बढ़ने लगते हैं, और फिर वो एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अधिकतम ऊंचाई तक वापस लौटता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इन सभी राशियों की विमाएं अलग अलग हैं, इसलिए विमाएं समान नहीं है, तो इसलिए इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। तो इन सभी गतिज राशियों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, और उस ज्ञान के लिए आपको अवकलन गणित करना और अवकलन गणित आना आवश्यक है। अब यहाँ पर अवकलन गणित सिखाने के लिए मैं पूरी वीडियो श्रृंखला नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर सूत्रों का उल्लेख कर दिया है। ये सूत्र अवकलन गणित की किताब में भी आपको दिए हुए मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे इनको नोट कर सकते हैं इस व्याख्यान श्रृंखला के वीडियो को पॉज करके, और आप इन डिफरेंशियल रूल्स का उपयोग आपको आगे आने वाले व्याख्यानों में करना होगा। पहले 4 रूल दिए गए हैं, सम रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, यानी सम, प्रोडक्ट और डिवीजन। और कांस्टेंट का जो मैंने बताया पहले कि नियतांक का अवकलन शून्य होता है, लेकिन नियतांक अगर किसी फलन के गुणे में आता है तो किस तरह से वो उभयनिष्ठ रह जाता है और फलन का ही अवकलन गुणांक होता है और वो मल्टीप्लायर के तौर पर रहता है। तो ये सब बातें इन नियमों में अभिव्यक्त हो रही हैं, और ये नियम आपको आने चाहिए। ये नियम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, चेन रूल, और ये कई बार किसी जटिल जो समस्याएं होती है वहां पर भी अवकलन को आसानी से कर पाने में, जटिल गणितीय स्थितियों के भी अवकलन करने, फलनों के भी अवकलन करने में सहायक होती है। क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लो g कोई x का फलन है और f इस g ऑफ x का फलन है,
तो हम उसका अवकलन, अगर f का अवकलन x के सापेक्ष निकालना है तो ये f क्योंकि g का फलन है और g क्योंकि x का फलन है, इसलिए ये अवकलन परिभाषित इस ढंग से होगा कि पहले f का g के सापेक्ष अवकलन कर लें और फिर g का x के सापेक्ष अवकलन करके दोनों का गुणा कर दें। इस रूल को चेन रूल कहते हैं और इसका प्रयोग अवकलन गणित में कई बार करना पड़ेगा। इसी तरह से अवकलन गणित के सूत्र जो है कि x रेज़ टू पावर n का अवकलन n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है। एक्सपोनेंशियल का अवकलन कैसे होगा, log का कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक, कोसेक, इनके अवकलन के सूत्र मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। उसके आगे और जो इनवर्स हैं उनके भी सूत्र दे रखे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी दे रखे हैं और हाइपरबोलिक इनवर्स के भी सूत्र मैंने इस स्लाइड्स के अंदर दे रखे हैं। तो इन सभी सूत्रों का जो काफी बड़ी संख्या में है उनका आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि भौतिकी के प्रश्नों को हल करने के लिए इन सूत्रों को हमें काम में लेना। जब हम परीक्षा में नहीं बैठ रहे हो तो इन सूत्रों का प्रयोग हम एक सारणी जो हमारे पास सूत्रों की बना लें तो उसके आधार पर इन सूत्रों को जब भी आवश्यकता हो इनको कर सकते हैं। इसमें घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि जब आप भौतिकी समस्याओं का हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सूत्र काम में आते हैं और अभ्यास के साथ जब बार बार इन सूत्रों को काम में लेना पड़ता है तो ये सूत्र स्वतः आपको याद हो जाते हैं और आप सही समय पर इनको रिकलेक्ट कर सकते हैं। पर ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इन सूत्रों का ज्ञान आपको हो। अब आज के व्याख्यान को अंत करने के लिए मैं एक प्रश्न आपके पास छोड़ करके जा रहा हूँ और इस प्रश्न को हम विचार जो है अगले व्याख्यान में करेंगे। प्रश्न क्या है? एक कण पर विचार करें जिसकी स्थिति किसी भी क्षण t पर निम्नानुसार दी गई है। x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। जैसे पहले भी मैंने बताया कि जोड़ तभी संभव है जब विमा समान हो, अर्थात a की विमा भी समय लेंथ की होगी क्योंकि x की विमा लेंथ की है, लंबाई की है, तो a की विमा लंबाई की होगी, bt की विमा लंबाई की होगी, सी टी स्क्वायर की विमा लंबाई की होगी और डी टी क्यूब की विमा लंबाई की होगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नियतांक ABCD के मान दिए गए हैं, ए का जो नियतांक का जो मात्रक है वो मीटर है क्योंकि लंबाई की विमा है, डी की विमा लंबाई की है तो बी का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, सी का जो मात्रक है मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड है और डी का मात्रक जो है वो मीटर प्रति क्यूब सेकंड है। तो ये इस तरह से है कि ये चारों राशियां जो इस पे जोड़ में आ रही है ए बी टी सी टी स्क्वायर और डी टी क्यूब, इनकी विमाएं मीटर की हो जाएगी। अब ये एक्स ऑफ टी आपको दिया गया है और आपको अवकलन गणित का अगर ज्ञान है जिसके कि सूत्र मैंने अभी बता दिए हैं तो उनका प्रयोग करके आप इन गणनाओं को कीजिए कि समय अंतराल 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में औसत वेग और औसत त्वरण क्या होगा। इसी तरह से क्षण t बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण क्या होगा, और ये भी करें कि t बराबर 0 से t बराबर 4 तक इसका एक xt वक्र प्लॉट करें और उसके आधार पर उसको समझने का प्रयास करें। और जो उच्च डेरिवेटिव मैंने बताए थे, स्नैप, जर्क और कैकल और पॉप, इनकी भी व्यंजक प्राप्त करें। इसे हम व्यंजक कहते हैं जब x को एक फलन के रूप में, सूत्र के रूप में, व्यंजक के रूप में समय के लिखा जाता है। इसके साथ ही आज का व्याख्यान मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगले व्याख्यान में हम पहले कुछ और संख्यात्मक प्रश्न लेंगे ताकि जो अवकलन गणित का प्रयोग भी हो और हमारी समझ विकसित हो, और उसके बाद हम एक नया उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण, जैसे इस बार एक समान वेग से गति का चर्चा की थी, हम अगले व्याख्यान में एक समान त्वरण के विशेष उदाहरण लेंगे और एक समान त्वरण की गति में किस प्रकार की समीकरणें प्रभावी होती हैं जिन्हें न्यूटन के गति के समीकरण कहा जाता है। उन न्यूटन के गति के समीकरणों पर भी हम अगले अध्ययन में विचार करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो व्याख्यान श्रृंखला आपको पसंद आ रही है, ये व्याख्यान आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन नियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आगे भी आप इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला से इसी तरह जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।